और अभी आपने देखा झारखंड 2020। अब आप देखिए झारखंड की बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 31 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर उनके पास कल कुल 30 वोट ही थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है बीजेपी का वो मददगार जिसने राज्यसभा चुनाव में उसकी मदद की। झारखंड की सियासत में इस बार भी राज्यसभा का चुनाव अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गया है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड से बीजेपी के दीपक प्रकाश और झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिबू सोरेन को जीत मिली। दीपक प्रकाश को 31 जबकि शिबू सोरेन को 30 वोट मिले। कांग्रेस के शहजाद अनवर को महज 18 वोट। 81 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 79 विधायक हैं। सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी का वो अदृश्य मददगार कौन है जिसने यूपीए में होते हुए भी बीजेपी के प्रत्याशी को वोट किया। जहां दीपक प्रकाश को 31 वोट मिला, वहीं शहजाद अनवर को 18 वोट मिले। इनमें से कांग्रेस के 15 और भाकपा माले के 1 वोट को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 16 तक पहुंचता है। ऐसे में एनसीपी के कमलेश सिंह और 2 निर्दलीय विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव में से किसी एक का वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया और ये वोट बीजेपी को मिल गया, जिससे दीपक प्रकाश झारखंड से सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बन गए। और इस नतीजे के आने के बाद यूपीए को आत्ममंथन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग कर क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बीजेपी पर निशाना साधा और पूछा कि हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ जोर जोर से बोलने वाले पार्टी को आखिर कैसे 31 वोट आ गए। जनता पार्टी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग पर सहारा लेकर अपने उम्मीदवार का गणित को उलटफेर करने की काम किया है और इस बार मुझे लगता है कि जो उनके 25 और 26 था, फिर आईसू के 2 ऐलान भी किया था, इंडिपेंडेंट 2 मान लेते, तो 30 से अधिक नहीं जा रहा था। तो हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में ये लोग बात उठाए थे। कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करती है। कांग्रेस अपना रणनीति के तहत, अपने कमिटमेंट के तहत अपने उम्मीदवार को खड़ा किए थे और ये लोग बोल रहे थे, बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कांग्रेस ने गलत किया, हॉर्स ट्रेडिंग कराया, हॉर्स ट्रेडिंग को निकाया, ये सारे लोग जान रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने भी जहां बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। और किसी ने भारतीय जनता पार्टी को 1 वोट दे दिया, 31 वोट हो गया, तो इसमें कोई तूफान आने वाली बात तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती, ये कांग्रेस के लोग करते हैं। कांग्रेस ने कितना पैसा खर्च किया अब ये वही लोग बताएंगे। ये जो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, इनका पर्दाफाश हो चुका है, सब जानते हैं। अब ये सके नहीं कि दूसरे पार्टियों में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन हमारी पार्टी एकजुट रही। ये मुझे फक्र है अपने लोगों पर। इधर आरोप प्रत्यारोप से इतर झारखंड में राज्यसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद राजनीति की स्वस्थ परंपरा दिखी। दलों की सीमा से परे तमाम नेताओं ने शिबू सोरेन को जीत की बधाई दी। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को बधाई देने के लिए रांची की सड़कों पर भी कुछ इस तरह के पोस्टर लगे हैं। तो सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्षी खेमे से भी उन्हें लगातार बधाई संदेश मिल रहा है। उनके साथ राज्यसभा के लिए चुने गए बीजेपी नेता दीपक प्रकाश से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्हें कुछ इस तरह से शुभकामनाएं दी हैं। और गुरु जी पुराने नेता, तो उनका अनुभव सबको लेना चाहिए और एक अभिभावक स्वरूप गुरु जी का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, सम्मान करता रहूँगा, क्योंकि वो सबके लिए आदरणीय है। शिबू सोरेन जी की जीत पर उनको हमारी ओर से बधाई और उनका अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड के विविध नेता हैं और उनके प्रति सम्मान है। राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 3 बार झारखंड की बागडोर संभाल चुके शिबू सोरेन वाकई सबके गुरुजी हैं।
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय ने भी शिबू सोरेन को बधाई दी है, तो राज्यसभा चुनाव में पराजित कांग्रेस भी गुरुजी को शुभकामना देने में पीछे नहीं है। सबसे बड़े कद के झारखंड में अगर कोई नेता है वो गुरुजी है, इसमें दो मत तो है नहीं। अकेले ही मास लीडर हैं, कोई दूसरा मास लीडर नहीं है उनके जैसा। जहां कहीं अगर पहुंच जाएं अनजान जगह में भी उनको पहचानने वाला आदमी मिल जाएगा। संघर्षशील व्यक्ति तो रहा है, भले आदमी है और जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें इनकी छवि निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है इनका। और लंबे समय से संघर्ष करते हुए आज उम्र के बड़ी ऊंचे पड़ाव पर हैं। झारखंड की राजनीति पर पिछले कई दशकों से अमिट छाप छोड़ने वाले शिबू सोरेन राज्यसभा में प्रदेश की आवाज बनेंगे। ऐसे में हर कोई उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। उधर चुनाव और परिणाम आने के बाद झारखंड की सियासत में मुद्दा गर्म है कि कौन है वो बीजेपी का मददगार जिसने राज्यसभा चुनाव में यूपीए के साथ रहते हुए बीजेपी की मदद की। तो इस 31वें वोटर के नाम का खुलासा किया है निर्दलीय विधायक सरयू राय ने। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सरयू ने संभावना जताई कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को मिले 31वां वोट एनसीपी विधायक कमलेश सिंह का हो सकता है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि दीपक प्रकाश से कमलेश सिंह के अच्छे संबंध रहे हैं जिसका फायदा उन्हें मिला है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर मैनेजमेंट में फेल होने का भी आरोप लगाया। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि कमलेश सिंह जी का वोट है। कमलेश जी के संबंध भी दीपक प्रकाश के परिवार से के कुछ लोगों से बहुत घनिष्ठ रहे हैं और उन संबंधों के आधार पर संभव है उन्होंने अपना वोट दिया होगा। दूसरी बात है कि दूसरे पक्ष से किसने मांगा वोट। मुख्यमंत्री से भी बात कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया होगा उम्मीदवार देने के पहले, और उम्मीदवार देने के बाद भी एक जो संयुक्त रणनीति बनती है उसका भी अभाव रहा। कहीं बात नहीं किया इन लोगों ने, इसलिए लगा कि वो गंभीर नहीं है, प्रत्याशी दे के फंस गए। इस तरह की भावना मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के भीतर है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। बिहार में खगड़िया के तेलिहार से पीएम ने इसकी शुरुआत की। ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी, जिसमें झारखंड के भी 3 जिले हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा भी शामिल है। इस योजना का संचालन उन राज्यों में किया जाएगा जहां प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ सीएम हेमंत सोरेन और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। हजारीबाग के साथ साथ देश भर के 116 जिलों में पीएम गरीब रोजगार अभियान की शुरुआत हुई। इसके जरिए प्रवासी मजदूरों को काम दिलाया जाएगा। दरअसल लॉकडाउन के चलते बड़े बड़े शहरों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटे हैं। उन्हें रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू हुई है। जिला में हमारे पास तकरीबन 200 करोड़ रुपए डीएमएफटी में पड़ा हुआ है और एससीएम में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत 25 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्रति प्रखंड में 2-2 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेने का आदेश दिया गया है। पूर्व में ही मैंने दिया था। तो 250 पंचायतों में अगर आप माने तो 500 करोड़ रुपए की योजनाएं सभी लोग लेंगे।
उधर गोड्डा में गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ है। इसके तहत 25 तरह की योजनाएं शुरू होगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इनमें बागवानी और जल संरक्षण समेत अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इसके लिए जल्द ही रोड मैप तैयार किया जाएगा। कि झारखंड के 3 जिलों में से गोड्डा जिला भी एक नामित है, जो इस योजना के अंतर्गत चयन किया गया है और इसमें लगभग 25 तरह की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और हम लोग भी उन सभी संबंधित विभागों को उसका रोड मैप शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि इस पर हम लोग आगे सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करा सकें। पीएम गरीब कल्याण योजना का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं जेएमएम ने केंद्र सरकार पर गरीबों से ठगी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए आयाम खुल करने की सिर्फ प्रधानमंत्री जी जब बुनियादी सवालों से लोगों के ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बार बार मायाजाल बुनते रहते हैं और इसी मायाजाल में ही लोग फंस जाते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। और अगली खबर है रांची से। रांची के तमार में पिछले महीने हुई हत्या के गुत्थे पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि जमीन विवाद में हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में जांच के दौरान आरोपी की चप्पल मिली थी और उसी के आधार पर पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जमीन विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं इस मामले के 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो वो क्या नहीं दे रही हत्या उसी गांव के जमीन का विवाद हुआ संतोष के द्वारा किया गया। चूंकि वो केस अननोन था और जहां हत्या हुई थी वहां पर ये एक चप्पल छूट गया था। वो मिला अनुसंधान के क्रम में चूंकि डीएसपी अजय ने और तमार के थाना प्रभारी ने इसमें टीम था, इसमें अभी जब हम ज्वाइन किए हैं तो टीमों को एक्टिवेट किए। गुमला शहरी क्षेत्र में नालियों के कारण लगातार दुर्घटना हो रही है। सड़कों के किनारे बनी नालियों के स्लैब टूटे हुए हैं, जिसके कारण लोग आए दिन उसमें गिरते रहते हैं, लेकिन नगर परिषद बेपरवाह बना हुआ है। नालियों की हालत का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सुशील कुमार ने। आप देख सकते हैं कि गुमला के अधिकांश सड़कों पर जो नाली का निर्माण किया गया है उसका स्लैब पूरी तरह टूट चुका है और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और अभी आने वाले बरसात के समय में इन नालियों पर से जब पानी का बहाव ऊपर से होता है तो ऐसे में कई खतरनाक घटनाएं होती है, कई बार लोग गिर जाते हैं। बावजूद इसके जो यहाँ पर जो नगर परिषद के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है। बरसात आ गया, अभी तो कुछ काम भी नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम लोग उसको चिन्हित कर उसको एस्टिमेट बना के हम लोग सरकार के पास भेजेंगे। कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण कभी भी गुमला की सड़कों पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि शहर के अधिकांश इलाकों में नालियां जो बनी हैं उन पर कहीं तो स्लैब नहीं है और जो स्लैब बना था वो स्लैब टूट चुका है। ऐसे में स्पष्ट है कि नगर परिषद जो दावे करता है कि सड़कों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सड़कों को और जो बड़ी नालियाँ हैं उसकी स्लैब डाल दिए गए हैं, लेकिन वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। जमशेदपुर की पहचान स्ट्रीट फूड से भी होती है, लेकिन लॉकडाउन ने स्ट्रीट फूड दुकानों की सूरत बिगाड़ दी है। बिष्टपुर में स्ट्रीट फूड दुकानों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। मिनी मुंबई के नाम से जाने जाने वाला जमशेदपुर शहर कोरोना वायरस के बाद कहीं ना कहीं पूरा शहर सन्नाटा हो चुका था और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जमशेदपुर शहर के जुगली पार्क के पास हूँ मैं, क्योंकि जमशेदपुर शहर की पहचान जो होती है वो खाने पीने से अलग अलग व्यंजन जो है वो जमशेदपुर शहर की पहचान देश के कोने कोने राज्यों में यहाँ के अलग अलग व्यंजन जो होते हैं खाने पीने के। पहले मेरा चाय दुकान था, हम लोग बेचते थे, अपना भरण पोषण करते थे। अचानक बिना सूचना के लॉकडाउन लग गया, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। अभी 2 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं। बच्चा लोगों को फीस का तकलीफ आ रहा है, स्कूल से भी पढ़ता ना मिल रहा है, बॉर्डर बोला जा रहा है कि मोबाइल में बच्चा लोग को पढ़ाइए, पैसा भी नहीं है कि मोबाइल खरीदे। एक तो मोबाइल है, हर तरह परेशानी आ रहा है, खाने पीने को दिक्कत हो रहा। तो फिर हम चाय छोड़ के फिर दाब बेच रहे हैं यहाँ पर। पूरा गर्मी में कमाते थे आइसक्रीम, अच्छा अभी बहुत दिक्कत हो गया सर। हाँ, क्या सरकार को कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी अगर खुलेगा तो हम लोग अपना अपना काम करेंगे, बढ़िया रहेगा। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। दुकानदारों को सरकार से यही मांग है कि जल्द ही दुकान खोला जाए
और उनकी जो फिर से जो रोजी रोटी है वो शुरू हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। कोरोना संकट के दौर में स्वच्छ पानी और उसका प्रबंधन बड़ी समस्या है। खासकर बड़े समुदाय परिसर जैसे कि बहुमंजिला इमारतें और अपार्टमेंट में सभी के लिए साफ पानी पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में पानी के कुशल प्रबंधन में वेकमा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। हार्पिक न्यूज़ 18 के मिशन पानी के तहत ये रिपोर्ट देखिए। हमें समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। पानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके समाधान के लिए हमने कुछ नहीं किया। गैस और बिजली के लिए हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। बारिश के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं। 1 महीने की बारिश और हमें पूरा साल उसी से गुजारा करना पड़ता है। पानी नहीं तो कपड़ा धुलेंगे नहीं, खाना पकेगा नहीं और इमारत बनेगी नहीं। इसलिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। पानी की मांग तो बढ़ती जाएगी और सप्लाई करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। जरूरत है कि हम इस मुद्दे पर काम करें और लोगों के नजरिए में बदलाव लाएं। इसी से ही लोग पानी का इस्तेमाल ठीक से करेंगे। अगर आप पानी बचाना चाहते हैं तो आप इसे ढंग से इस्तेमाल करें, पानी को बर्बाद ना करें और सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें। हम जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आपके लॉरी टैंकर से लेकर आपके घर के टैंक तक कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। फ्रॉम एंड टू एंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नहाते समय कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, आपकी काम वाली बाई ने कितना लीटर पानी इस्तेमाल किया, या फिर घर में सब मिलकर कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन अब हमारे इस डेटा की मदद से हम लोगों की सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि हम इस समस्या के समाधान को मनोरंजक कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी पर जाएं, अगर आप पानी बचाएं तो ऐसे में 5 लोगों को जिम की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश है कि इस डेटा से हम लोगों की मानसिकता में बदलाव लाएं। हमने लगभग 4 साल पहले ये लगाया था। हमारी सोसाइटी 5 साल पुरानी है और एक ही साल में हमने ये इंस्टॉल कर दिया था। इसको इंस्टॉल करने के बाद ही पानी के टैंकरों की संख्या में गिरावट आई। 136 से 72 टैंकर हो गए। इसके अलावा लागत भी लगभग आधी हो गई। Now we are reduced to 50% so that we are saving for our future. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।